नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे चुनावी खबरों की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उपचुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उपचुनाव की सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमपी की 28 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर उपचुनाव होना है। 16 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती आज से शुरू हो चुकी है। आज से दाखिल किए जाएंगे नामांकन। 16 अक्टूबर तक नामांकन भरने की आखिरी तारीख। काफी ज्यादा दिलचस्प ये पूरा मुकाबला है। तो सभी उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 16 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और ये तय करेगा कि प्रदेश में किसकी सत्ता रहती है। और ये उपचुनाव प्रदेश की दिशा और दशा भी तय करेगा। एमपी की 28 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं। हालांकि नंबर गेम के हिसाब से अगर हम बात करें तो बीजेपी आश्वस्त है। बीजेपी के पास नंबर्स हैं, लेकिन कांग्रेस के पास अभी भी कांग्रेस को नंबर लाने हैं। और ऐसे में कांग्रेस दावा तो कर रही है कि 28 की 28 सीटें जीतेंगे, लेकिन आखिर कैसे? बहरहाल दोनों ही दल अपनी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि किस तरीके से वोटर्स को ये लुभाते हैं। हालांकि कोशिशें अब से शुरू हो चुकी हैं, सौगात दी जा रही हैं। अगर हम बीजेपी की तैयारियों की बात करें तो बीजेपी जनता के बीच जा रही है। बीजेपी का ये कहना कि जमीनी स्तर पर जाएंगे और इसके साथ ही जनता के लिए काम करेंगे। मंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शरद जी, काफी दिलचस्प है ये उपचुनाव और यही वजह भी है क्योंकि ये उपचुनाव बहुमत का उपचुनाव है और ये उपचुनाव तय करेगा कि प्रदेश में आखिर किसकी सत्ता रहेगी। दिशा और दशा तय करेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सत्ता का फाइनल है। कैसे देखते हैं आप? देखिए करिश्मा, बिल्कुल बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन बीजेपी भी राहत की सांस तभी लेगी जब जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है, जो अभी किसी भी दोनों मुख्य राजनीतिक दलों के पास नहीं है, जिनमें बीजेपी सत्ता में है, 116 का जो विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा है, उसको हासिल करने के लिए बीजेपी को 9 सीटें चाहिए और कांग्रेस को 28 सीटें चाहिए। तो अगर इस नजरिए से देखें तो बीजेपी, आप कह सकते हैं कि बीजेपी एक एडवांटेजियस पोजीशन में नजर आती है। लेकिन अगर बीजेपी 14-15 सीटें हासिल करती है और लगभग 12-13 सीटें कांग्रेस हासिल करती है, तो फिर हम 9 दिन चले अढ़ाई कोस की तरह वहीं होंगे। हालांकि ये सब अगर मगर की बातें हैं और अब तो हमारे सामने 1 महीने बाद नतीजे होंगे, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में वो खींचतान फिर जारी रह सकती है जो हमने इसके पहले देखी है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी दल इस चुनाव में, दोनों में, कांग्रेस और बीजेपी में, जिसको भी सफलता मिले, उसको इस तरह से सफलता मिले कि मध्य प्रदेश की राजनीति को एक स्थायित्व मिले, एक दिशा मिले। क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है और अब तक 1967 को छोड़ दे 1967 को, तो वो एक जरूर छोटा सा समय रहा है जब हमने मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल देखी है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में भले ही थिन मेजॉरिटी रही हो, लेकिन हमेशा यहाँ बहुमत की सरकार ही रही है। तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और आप देख भी रहे हैं कि कहीं लग ही नहीं रहा है कि ये उपचुनाव है। ऐसा लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश का 5 साला चुनाव ही है और यही वजह है कि सारे नेता अपनी जान झोंके हुए हैं और 3 नेताओं की प्रतिष्ठा बिल्कुल दांव पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, और कमलनाथ जो कांग्रेस, जिन पर पूरा दारोमदार टिका है। तो बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है करिश्मा। बिल्कुल शरद जी, और कई दिग्गजों की साख, जैसे कि आप कह रहे हैं, दाव पे लगी हुई है और उसमें जो मुख्य चेहरा है और जिसपे सबकी निगाहें हैं वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके लिए आप कैसे देखते हैं? मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तो खैर काफी ज्यादा सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जोश भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है और ये उपचुनाव निश्चित तौर पर आम चुनाव जैसे ही लग रहा है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ही वो चेहरा है जिनकी प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर लगी है, क्योंकि पिछले चुनाव में जब वो कांग्रेस नेता थे और बतौर कांग्रेस नेता सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन जो था
वो विंध्य ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस ने किया था। जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन तमाम चीजों को लेकर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फिर सबकी निगाहें हैं कि क्या सिंधिया एक बार फिर वही करिश्मा दोहरा पाएंगे। और बीजेपी में आने के बाद चूंकि एक जिसको आप कहते हैं कि अपनी ताकत को भी उनको दिखाना है, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस व बीजेपी फिर वही प्रदर्शन करे जैसा पिछली बार कांग्रेस में रहते हुए 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में किया था, क्योंकि वही कैंडिडेट जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे वो अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा और जिनका राजनीतिक भविष्य इस चुनाव के जरिए दांव पर है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही है। ठीक है शरद जी, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं, उनसे हम समझेंगे कि कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जो प्रभावित कर सकते हैं इस उपचुनाव में और किस किस दल को फायदा पहुंचेगा। भोपाल से इस वक्त मेरे साथ जुगल किशोर जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही ग्वालियर से मेरे साथ प्रहलाद सेन जुड़े हुए हैं, रायपुर से इस वक्त मेरे साथ स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जुगल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। भोपाल की अगर हम बात करें तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस उपचुनाव को, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों ही दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं स्थानीय फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं और अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं प्रचार प्रसार का सिलसिला। हालांकि अब तो आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि नेताओं की सक्रियता बनी हुई है, जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, जनता के बीच वो जुड़ रहे हैं। जी हाँ, देखिए निश्चित रूप से जैसा शरद जी ने बताया कि 3 बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है और पूरा केडर बीजेपी का तो पूरा संगठन जो है इस चुनाव में पूरी तरीके से झोंक दिया गया है। आप देखेंगे कि 28 विधानसभा क्षेत्रों पे मंडल स्तर तक के कार्यक्रम बीजेपी कर रही है। पन्ना प्रमुख से उनके वरिष्ठ नेता सीधे मुलाकात कर रहे हैं। स्थानीय मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण होंगे इस चुनाव में। जो बीजेपी का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र हम कहें बीजेपी लाने वाली है, उसमें सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों के जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, जिसमें स्कूल है, सिंचाई की व्यवस्था है, नहर की व्यवस्था है, किसी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ महाविद्यालय की स्थिति है, तो ये तमाम छोटे छोटे मुद्दे जो स्थानीय हैं और जो सीधे जनता से जुड़े हैं, उन मुद्दों को लेकर संकल्प पत्र बनाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। तो निश्चित रूप से इस बार स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे इस चुनाव में। तो स्थानीय मुद्दे मैटर करेंगे। आप सीधे चलते हैं ग्वालियर की तरफ, हमारे संवाददाता प्रहलाद जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, ग्वालियर की बात करें तो इस वक्त हम ये कहेंगे कि ग्वालियर अब तक राजनीति का केंद्र बना रहा। कई दिग्गज वहां पर पहुंचे, खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां पर पहुंचे हैं प्रचार प्रसार के लिए। ये बताएं ग्वालियर के स्थानीय मुद्दे और साथ ही कहीं ना कहीं जातिगत फैक्टर भी वहां पर आता है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे चुनावी कैंपेन को, तो बीजेपी पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अगर मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पर विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इसी के बूते जो सिंधिया हैं वो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ मुखर रहे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, 15 महीने में ग्वालियर चंबल अंचल को एक फूटी कौड़ी नहीं दी गई। तमाम सारे जो विकास के वादे थे कांग्रेस ने किए थे वो नहीं किए, इसीलिए हमने सत्ता छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो रोजगार का मुद्दा, इसके अलावा हम जातिगत फैक्टर की बात करें तो तमाम जातिगत समीकरणों को साधने की दोनों ही दल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतर जो प्रबंधन हमें अभी तक दिखाई दे रहा है वो बीजेपी का दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, चाहे बात करें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल अंचल में है और प्रत्येक विधानसभा सीटों पर जाकर मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं और पोलिंग को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि हम दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस में ये सब नहीं दिखाई देता। दूसरा एक और बड़ा मुद्दा यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर जो कहते हैं कि जो चुनाव जो है वो बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, तो कांग्रेस इसे बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ को लेकर मोर्चा संभाले हुए है। प्रहलाद, ये इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे कही, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, क्योंकि कांग्रेस बार बार इस पे जोर दे रही है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस के पाले से जो पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाए हुए हैं। लौटूंगी आपके पास, बंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आप लोग से साथ सवाल करेंगे। लेकिन मरवाही का पहले मैं समीकरण समझ लेती हूँ। धर्मेंद्र जी, मरवाही सीट को लेकर हम बात करें, कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, बीजेपी भी कड़ी मशक्कत कर रही है। हालांकि अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है प्रत्याशियों का, लेकिन अगर हम बात करें जोगी परिवार की तो वो अपना दबदबा इस सीट पर कायम करने की पूरी कोशिश कर रही है। कौन कौन से फैक्टर वहां पे प्रभावित कर सकते हैं और अभी आप कैसे देख रहे हैं वहां पर? करिश्मा, देखिए इस
उपचुनाव से न तो भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है, न कांग्रेस के सेहत पर कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है। जी। 3/4 बहुमत के साथ कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत छोटी संख्या के साथ वो विपक्ष में है। इस चुनाव का यदि किसी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है तो वो है जनता कांग्रेस जोगी के लिए, JCC जे के लिए, जिसके प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी खुद इस चुनाव में उतरना चाहते हैं। लेकिन उनके जाति को लेकर के जो स्थितियाँ बनी हुई है, जो संदेह के बादल उनके मंडरा रहे हैं, उनके दस्तावेजों को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है, तो उन्होंने अपनी पत्नी ऋचा जोगी को चुनाव लड़ाने की तैयारी की थी। प्लान बी यही था कि ऋचा जोगी के नाम पे आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाए, उनको वहाँ चुनाव लड़ाया जाए। आज वहाँ अधिसूचना जारी हो गई है, थोड़ी देर पहले अधिसूचना जारी हुई है और नामांकन भरने का के लिए सिलसिला शुरू हो सकता है। अब 16 अक्टूबर तक नामांकन भरे जाने हैं। देखना ये होगा कि कौन कौन नामांकन भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगभग ये तय है कि डॉक्टर गंभीर सिंह या अर्चना पोर्ते या समीरा पैकरा, इन्हीं तीनों में से, लेकिन पहला नाम डॉक्टर गंभीर सिंह का है। उन्होंने लगभग मन बना लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि डॉक्टर गंभीर सिंह को प्रत्याशी बनाएंगे। कांग्रेस की तरफ से आज जो चुनाव समिति की बैठक हो रही है, डॉक्टर के ध्रुव, अजीत श्याम 2 प्रमुख चेहरे हैं। इसके अलावा विवेक सिंह पोर्ते समेत बहुत सारे नाम हैं। गुलाब सिंह राज का भी नाम है जो पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं और तीसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसे तमाम चेहरे हैं, लेकिन JCC जे के पास केवल 2 चेहरे हैं, अमित जोगी या ऋचा जोगी। इन्हीं दोनों में से किसी का नाम तय करना है और दोनों के जाति प्रमाण पत्र इस समय कानूनी पेश में उलझे हुए हैं। ऋचा जोगी को 12 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक अपने तो सारे दस्तावेज लेकर उपस्थित होने के लिए कलेक्टर मुंगेली ने नोटिस जारी किया और कहा है कि ये उनके लिए अंतिम अवसर होगा अपनी जाति को सत्यापित कराने के लिए, अपनी जाति प्रमाण पत्र की वैधता को साबित करने के लिए। यदि वो अन्य दस्तावेजों के तहत यदि वो वैधता साबित नहीं कर पाए तो उनकी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये चुनाव फिर काफी दिलचस्प होगा कि जोगी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा। लेकिन यदि इस चुनाव ये है धर्मेंद्र, जिसका जिक्र मुझे लगता है आपने नहीं किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चुनाव ये भी बताएगा कि भूपेश बघेल सरकार जो बहुमत से लौटी 2018 में, उसका कितना दबदबा करीब करीब 2 साल बाद अभी तक बरकरार है। अगर इस मरवाही के चुनाव में, और दूसरा जोगी परिवार की प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है जो दांव पर है। जोगी परिवार जिसकी छत्तीसगढ़ की राजनीति में जब से नया राज्य बना है, प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं अजीत जोगी 2000 में जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या अजीत जोगी और उनका परिवार उस होल्ड को कायम रखता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, या भूपेश बघेल ये बताने में कामयाब होते हैं कि उनका दबदबा बरकरार है। और जिस तरह का चमत्कार उन्होंने 2018 के चुनाव में दिखाया था वो उसको फिर दोहरा सकते हैं, क्योंकि जोगी परिवार और भूपेश बघेल जी की जो एक राइवलरी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक प्रतिद्वंदिता जरूर रही है, उस प्रतिद्वंदिता का भी परीक्षण करिश्मा ये चुनाव करेगा। जी बिल्कुल शरद जी, कौन होगा मरवाही का महाराजा, ये तो देखने वाली बात होगी। जी आप जुगल से क्वेश्चन कर सकते हैं सर। बिल्कुल जुगल, मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव दिखेंगे? एक तो हमें नई टीम मिलेगी इस उपचुनाव के बाद, जहां तक मैं समझता हूं। हालांकि छिटपुट हमको लगातार पदाधिकारी कार्यकारिणी के दिखते रहे हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि उपचुनाव के नतीजों के बाद एक मंत्रिमंडल का रिशफल भी मुझे लाइकली दिखता है, जो भी परिस्थितियां उसके बाद उपचुनाव के नतीजों के बाद बनेंगी। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में कुछ नए चेहरों का उदय होगा इस उपचुनाव के बाद। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की बीजेपी की राजनीति की आने वाले 3 सालों के लिए एक दिशा भी सेट होगी। क्या कहेंगे आप? जी निश्चित रूप से देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन इसमें बहुत ताकत से लगा हुआ है। तो संगठन में जो नेता हैं, जैसे अभी हम कहें कि विष्णुदत्त शर्मा जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनकी साख भी दांव पर है, क्योंकि उनके जब कार्यकाल का ये पहला उपचुनाव है या हम कहें आम चुनाव जैसा चुनाव है, तो संगठन की ताकत भी पूरी लगाई गई है। तो निश्चित रूप से एक संगठन कितना मजबूत है मध्य प्रदेश का, ये भी एक परीक्षण हो जाएगा। विष्णुदत्त शर्मा का एक कद इससे निर्धारित होगा कि उनके कार्यकाल में कितनी सीटें जीती। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, या हम उसको ये कहें कि कितने मंत्री जीतते हैं और कितने मंत्री अब वापस विधानसभा लौट कर आते हैं, ये सब तमाम पहलुओं के बाद निश्चित रूप से एक बार संकेत जरूर ये मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जरूर हो सकता है। कई चेहरे, जो कई नेता हैं जिनके कद बढ़ेंगे, जैसा आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया
निश्चित रूप से एक मध्य प्रदेश के एक बड़े ताकतवर नेता के रूप में साबित हो जाएंगे। अगर उनके जो विधानसभा क्षेत्रों से लगभग बीजेपी सभी सीटें जीत जाए तो निश्चित रूप से उनका एक कद बढ़ेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ताकत मिलेगी। अगर पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है, खास तौर से बीजेपी संगठन के लिए, क्योंकि अगर संगठन ने जी जान से जुटकर मेहनत की तो निश्चित रूप से संगठन के नेताओं का भी कद बढ़ेगा, सरकार स्थायित्व की तरफ बढ़ेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भी इजाफा होगा। जुगल, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात, चूंकि वसु हमारे साथ नहीं है जो कांग्रेस बीट देखते हैं, सेम यही पैटर्न कांग्रेस में फॉलो होगा करिश्मा, जहां कमलनाथ के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करेगा ये चुनाव कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे या फिर अगर नतीजे मनोनुकूल नहीं होते हैं, बेहतर नहीं होते हैं, तो क्या वो मध्य प्रदेश रुकेंगे 2023 के लिए या किसी दूसरे नेता को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप कर सर्वसम्मति से वो दिल्ली की राजनीति की तरफ, केंद्र की राजनीति की तरफ निकल जाएंगे। और फिर ये भी सवाल है कि मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के लिए कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? क्या ये कमलनाथ होंगे या फिर ये वो युवा ब्रिगेड होगी जिसमें जयवर्धन भी हैं, जिसमें जीतू पटवारी भी हैं, जिसमें अजय सिंह भी हैं और जिसमें अजय सिंह और अरुण यादव जरूर आप कह सकते हैं कि वो अपेक्षाकृत सीनियर टीम के मेंबर हैं। लेकिन ये सवाल जरूर बनेगा कि 2023 के लिए कांग्रेस का नेतृत्व करता मध्य प्रदेश में क्या होगा। तो एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का भविष्य भी ये चुनाव तय करेगा, विपक्ष के तौर पर भी, और अगर बेहतर प्रदर्शन होता है तो क्या फिर वो सत्ता की दावेदारी करेगी, ये भी बड़ा सवाल। जी बिल्कुल शरद जी, और जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ दावा कर रही है कि 28 से 28 सीटें हम जीतेंगे, हालांकि नंबर गेम के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये भी एक टेक्निक है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह यहाँ पे बढ़ाया जाए। अब ये देखना होगा कि किसको यहाँ पर जनता चुनती है और प्रदेश में किसकी सत्ता आती है, लेकिन बीजेपी भी आश्वस्त है, अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही हमारे तीनों रिपोर्टर्स बहुत बहुत शुक्रिया स्थानीय मुद्दों